गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी। आपका कॉलेज 17 नवंबर से खुल सकता है। कब से? 17 नवंबर से। और 10th और 12th की क्लासें हैं वो 2 नवंबर से खुल सकती हैं। चलो ठीक है, 17 नवंबर भी आने वाला है। कम से कम खुले तो सही, ताकि अपना क्या प्रैक्टिकल पार्ट पूरा ही अनकम्प्लीट पड़ा हुआ है, जिसमें 50% प्रैक्टिकल है और 50% थ्योरेटिकल है। तो थ्योरेटिकल तो लगभग हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट नहीं होगा। इसलिए आप स्केच बुक, शेडिंग पेंसिल जिसमें HB, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, इसके अलावा चारकोल या पेस्टल कलर, एक्रेलिक कलर, वाटर कलर, पोस्टर कलर, क्रेयॉन्स कलर, ऑयल कलर, ये जितने भी कलर है वो अपने पास संभाल के रखे। और जिनके पास में शीट नहीं है वो शीट ला के रखे, या कैनवास नहीं है तो कैनवास ले आए। वैसे कैनवास की साइज आपके लिए थर्ड ईयर में 2x3 यानी कि 2 फीट तो ऐसे, 2 फीट तो इसकी चौड़ाई हो, और इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3 फीट। कितनी? 3 फीट। तो 2x3 का कैनवास लेके आओ, 2x3, उसमें कम से कम एक ठीक ठाक पेंटिंग बनेगी। बाकी आपको तो कैनवास वैसे 3x4 का होना चाहिए। कितने का? 3x4 का कैनवास होना चाहिए, लेकिन एक ही कैनवास आएगा 540 रुपये का लगभग, और ये आएगा आपका 2x3 का 340 या 350 रुपये के लगभग आएगा। और ये आप घर पर भी बना सकते हैं। उसके लिए एक कैनवास का रोल आता है, उस रोल को ले आओ, और उसके बाद में आपके नज़दीक जो भी कारपेंटर है उससे उसका फ्रेम बनवा लो, और उसके बाद में उस फ्रेम को लेकर उसके ऊपर ये जो कैनवास का रोल आता है इसमें से कपड़ा काटो, और उसकी साइज़ का उसके ऊपर मढ़ दो उसको, यानी चढ़ा दो। और वो जो स्टेपल गन होती है पिंच ठोकने वाली, वो लेकिन 750 रुपये की आएगी। या तो उससे ठोको या कील हथौड़े लेके आओ। बारीक बारीक बिरंची आती है ना, जो अपने जूतियों में चप्पलों में ठोकते हैं, तो वो वाली बारीक बारीक कील से भी इसे रोका जा सकता है। आप जैसे ही कॉलेज में आएंगे तो आपको मैं कैनवास बनाना भी सिखाऊंगा। अगर ये रोल नहीं लेके आते हो तो उसके अलावा एक लट्ठा, एक कपड़ा आता है लट्ठा, यानी वाइट कलर का मोटा चद्दर, ये मान के चलो वो लट्ठा आता है। उसके ऊपर क्या करेंगे? 3 कोट करेंगे अपन। किससे? 3 कोट करेंगे पहले प्राइमर के। जैसे हल्का प्राइमर लिया, यानी कि पानी थोड़ा ज़्यादा प्राइमर मिलाया उसमें, और उसको क्या करेंगे? एक बार वाइट कोट कर देंगे, यानी कि उसको पेंट कर देंगे। उसके बाद में वो सूख जाएगा जब दूसरी बार करेंगे, फिर वो दूसरी बार सूख जाएगा जब तीसरी बार करेंगे। इस कारण इसमें 3 बार से कोट होता है। और अच्छी क्वालिटी का बनाने के लिए सबसे पहले इसमें फेविकोल का घोल बनाओ, यानी फेविकोल का पानी लो और बिल्कुल पानी जैसा, और उससे पहले उसको कर दो। ऐसे करने से उसके छिद्र है ना वो बंद हो जाते हैं। और उसके बाद प्राइमर कर दो। प्राइमर करने के बाद में एक बार वाइट कलर, यानी टेक्सचर वाइट आता है, वो टेक्सचर वाइट से इसे वाइट कर लो। फिर देखो आपका एकदम बढ़िया कैनवास तैयार हो जाएगा। फिर उस पर आराम से आप पेंटिंग बनाओ। पेंटिंग बनाने के लिए सबसे पहले कैनवास के ऊपर पेंसिल से ड्राइंग नहीं करते। किससे करते हैं? चारकोल स्टिक से ड्राइंग करते हैं। किससे करते हैं? चारकोल स्टिक से करते हैं। चारकोल स्टिक को आराम से कपड़े से फटकारने पर वो आराम से हट जाता है। इसलिए चारकोल स्टिक का यूज करना चाहिए कैनवास पर ड्राइंग करने के लिए, पेंसिल का नहीं। पेंसिल मिटती नहीं है। तो इस प्रकार से आप अभी से तैयारी करके रखेंगे, और जैसे कॉलेज ओपन होगा तो एक स्केच बुक तो आपके पास कम से कम होनी चाहिए। देखो, एक स्केच बुक और शेडिंग की पेंसिल, इरेजर, और उसके अलावा शॉर्पनर, या फिर पेपर कटर आती है। क्या आती है? पेपर कटर आती है। इस तरीके से आपने देखा होगा। और इसमें ये होती है
ब्लेड क्या होती है, ये ब्लेड होती है, और ये है पेपर कटर, और ये नटराज की आती है। तो ये 10 रुपये की आती है लगभग, कितने की, 10 रुपये की। ये लेके रखेंगे, इससे क्या है कि पेंसिल को आराम से छीला जा सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा जैसे 10B 8B 6B पेंसिल है, वो क्या है आप उसको शॉर्पनर से छील रहे हो, फिर वो टूट रही है, फिर वापस छील रहे हो, लेकिन आपकी जो पूरी पेंसिल है ना वो आधी हो जाएगी, लेकिन वो उसमें टुकड़े टुकड़े आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इसमें ग्रेफाइट का जो इसका जो ब्लैकनेस कार्बन होता है ना, काला पेंसिल जो चलती है वो ग्रेफाइट का होता है। तो ये पेंसिल जब बनती है तो इन्हें क्या है कि गोदामों में, इनमें इधर इधर फेंकते करते हैं, पटकते हैं, ऊपर से गिराते करते हैं, तो वो क्रैक हो जाता है ग्रेफाइट। इस कारण से वो पेंसिल हमें टूटी हुई मिलती है। और 10B पेंसिल तो लगभग आप एक ही दिन में ख़त्म कर सकते हैं, इतनी सॉफ्ट भी चलेगी और टूटी हुई भी निकलेगी। चलिए आज अपन बात कर रहे हैं इस लेक्चर में BA पार्ट 3rd ईयर, सब्जेक्ट अपना ड्राइंग, और ये लेक्चर नंबर कितना नंबर है? 70 नंबर का ये लेक्चर है। इससे पहले 69 लेक्चर अपन कंप्लीट कर चुके हैं, और 69वें नंबर यानी 69 नंबर के लेक्चर में अपन ने चर्चा की थी किसके बारे में? प्रसिद्ध चित्रकार के हैबर के बारे में अपन ने चर्चा की थी। किसके बारे में की थी? चित्रकार के हैबर के बारे में अपन ने चर्चा की थी, और उनके जन्म के बारे में भी चर्चा की थी, और उसके अलावा इनका जन्म कहाँ कब हुआ, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, कला शिक्षा कहाँ पर हुई, उसके बाद में इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। और चर्चा ये भी कर ली थी कि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ शोध पत्र लिखे थे। क्या लिखे थे? शोध पत्र लिखे थे, जिनमें से प्रमुख रूप से लाइफ ऑफ आर्ट, कौन सा? लाइफ ऑफ आर्ट एक शोध पत्र फेमस था इनका। उसके अलावा एक और शोध पत्र फेमस हुआ इनका, कौन सा? लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी। कौन सा? लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी। ये दोनों शोध पत्र काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं इनके। और उसके बाद में चर्चा की थी अपन ने किसके बारे में? इनके प्रसिद्ध चित्र शीर्षक के बारे में, कि इनके प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से रहे हैं उसके बारे में भी अपनी काफ़ी देर तक चर्चा हुई थी। और साथ के साथ में मैंने आपको चित्र भी दिखाए थे। चित्रों में कौन कौन से थे? जैसे विवाह उत्सव, यानी किसी भी शादी का जो शादी समारोह होता है उसमें जैसे कि एक दुल्हन को क्या किया जा रहा है? स्नान करवाया जा रहा है, एक औरत थाली लेके लोटा लेके ऐसे खड़ी, तो उसमें एक चित्र था विवाह उत्सव से संबंधित, ध्यान देखना जरूर है, ठीक है। उसके अलावा नरजीवन भी इनका एक चित्र था, सांझ यमुना पर। उसके अलावा मयूर, पनघटे, धूप दीप्ति, और उसके अलावा मवेशी हाट नामक चित्र भी इनका प्रसिद्ध चित्र रहा है। उसके अलावा अजंता एलोरा से संबंधित भी चित्र बने, और ये अजंता एलोरा और कार्ली की गुफाओं के इन्होंने दर्शन किए थे और अध्ययन भी किया था, इसलिए अजंता के चित्र भी इन्होंने बनाए थे। दीपावली के बनाए, होली के बनाए, यानी कि भारतीय त्योहारों और धार्मिक धर्म से संबंधित भी कुछ चित्र इन्होंने बनाए। इमारत बनाने वाले मजदूर लोगों को भी इन्होंने बनाया, किसानों को बनाया, मछुआरों को बनाया, मछुआरों को मछली पकड़ते हुए इन्होंने बनाया था। फल बेचने वाले भी बनाए। एक चित्र बनाया परवाह, यानी कोई किसी की परवाह करे या ना करे, तो इस कारण से एक व्यक्ति होता है वो अपने माँ बाप की परवाह करता है, या ये भिखारी लोगों की कोई परवाह करे, तो उस टाइटल को लेकर इन्होंने परवाह नामक एक चित्र बनाया। पर्वत धारा बनाई, यानी कि पर्वतों की जो धारा होती है कंटिन्यू लाइन में बहुत सारे पर्वत होते हैं, तो वैसे पर्वत धारा बनाई। श्रद्धा बनाई, श्रद्धा होती है ना, श्रद्धा भाव, अपन किसी को कुछ भी देते हैं तो अपने कैसे देते हैं? अपने भाव से देते हैं, तो वही होती है श्रद्धा भाव। अज्ञात की ओर, खोज नाम का चित्र भी इनका प्रसिद्ध रहा। संगीत, यानी कि कुछ महिलाएं डांस कर रही हैं, कुछ ढोल नगाड़े सब बज रहे हैं, तो विवाह उत्सव में भी एक संगीत बजता है, तो इन्होंने संगीत के ऊपर काफ़ी सारी सीरीज बनाई थी, जिनके मैंने स्केच आपको कल दिखाए थे। उसके अलावा अन्वेषण नामक चित्र भी इनका प्रसिद्ध रहा है। आकाश पर भी चित्र प्रसिद्ध रहा। कुछ सुनहरे और लाल जाड़े की रात, यानी कि सुनहरे और लाल जाड़े की रात, सर्दी के दिन थे, उनमें खूब अच्छी खासी क्या सर्दी पड़ रही थी, तो उन्होंने टाइटल रखा उसका सुनहरे और लाल जाड़े की रात।
और इसके अलावा दक्षिणी भारत के कुछ हाट बाजार, दक्षिणी भारत में यानी हाट बाजार लगते हैं तो उनमें भी इन्होंने उनके हाट बाजारों को प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद में अपने चर्चा की थी कि के अकबर के अनेक रेखा चित्र बने थे, बहुत सारे इन्होंने रेखा चित्र बनाए थे। तो उन रेखा चित्रों में अपने कुछ रेखा चित्रों की बात की थी, जिसमें से मुर्गों की लड़ाई, कौन सा मुर्गों की लड़ाई, जिसमें दो मुर्गे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, जिसमें से एक मुर्गा ज़्यादा ताकतवर होता है, उसने दूसरे मुर्गे को क्या कर दिया, हरा दिया, उसको गिरा दिया और उसका एक पंख भी टूट गया। गिरने वाले मुर्गे का एक पंख टूट गया जिसमें से ब्लड बह रहा है और कुछ आसपास लोग उसका तमाशा देख रहे हैं। तो उस टाइटल का नाम दिया इन्होंने मुर्गे की लड़ाई। कौन सा, मुर्गे की लड़ाई। उसके बाद में एक और इनका रेखा चित्र था धान कूटते हुए, यानी कि किसान की जब फसल पक जाती है तो उसको काट कर वो खलिहान में ले आता है और वहाँ ला के वो डंडे से उसे कूट के उस धान को सीधी कर लेता है, यानी कि उसे सही तरीके से उसे खाने योग्य बना लेता है। तो वो धान कूटते हुए रेखा चित्र भी इनका फेमस रहा है। और आज चर्चा करेंगे अपन कला विशेषताओं और इनके रंग योजना के बारे में। किसके बारे में, कला विशेषता एवं रंग योजना। कला विशेषता एवं रंग योजना। कला विशेषता एवं इनकी रंग योजना के बारे में आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। देखिए, हैबर ने भारतीय विषयों के ऊपर चित्र बनाए और भारतीय जो वातावरण है इसको भी चित्रण किया। तो हैबर ने भारतीय विषय एवं वातावरण को चित्रण किया। हैबर ने भारतीय विषय एवं वातावरण को चित्रण किया। वातावरण को क्या किया, चित्रित किया। यानी के हैबर है, इन के हैबर ने भारतीय विषयों को, जैसे भारतीय विषय है, भारतीय विषयों को लेकर, यानी कि भारत के अंदर धर्म, जाति, धार्मिक, खेल कूद, उत्सव, त्योहार आदि को लेकर इन्होंने क्या किया, चित्र बनाए। और वातावरण भी उनमें कैसा प्रस्तुत किया, जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर भी कैसा प्रेजेंट किया, इंडियन एटमॉस्फेयर को इन्होंने अपने पेंटिंग में प्रेजेंट किया। उनके चित्रों के विषय में जनसाधारण के व मानवीय सौंदर्य के दर्शन होते हैं। तो उनके जो चित्र हैं, उनके चित्रों के विषय में, उनके चित्रों के विषय में, उनके जो चित्र बनाए थे उन चित्रों के बारे में ये कह रहे हैं कि उनके चित्रों के विषय में जनसाधारण के व मानवीय सौंदर्य के दर्शन होते हैं। जन साधारण के व मानवीय सौंदर्य के दर्शन होते हैं। मानवीय सौंदर्य के दर्शन होते हैं। दोबारा सुन लो कि हैबर ने भारतीय विषय एवं वातावरण को चित्रित किया। उसके अलावा उनके चित्रों के विषय में जनसाधारण के व मानवीय सौंदर्य के दर्शन होते हैं। उसके बाद इनके चित्रों के व रेखा चित्रों के कुछ एल्बम भी प्रकाशित हुए थे। इनके चित्रों के व रेखा चित्रों के, इनके चित्रों के व रेखा चित्रों के कुछ एल्बम भी क्या हुए थे,
प्रकाशित हुए थे, प्रकाशित हुए थे। दोबारा सुनो, के हैबर के बारे में बात चल रही है कि के हैबर के चित्रों के, एक तो इन्होंने जो चित्र बनाए थे उसके, और इसके अलावा रेखा चित्रों के बारे में ये कह रहे हैं कि इनके कुछ एल्बम भी प्रकाशित हुए थे, यानी कि कुछ चित्रों का जो संग्रह होता है, 10-20 चित्रों को मिलाकर एक संग्रह बना लिया जाता है, उस संग्रह को बोलते हैं एल्बम। जैसे कि आपने देखा होगा अपने परिवार में किसी की शादी हुई और उस शादी में फोटोग्राफर को भी बुलाया, फोटोग्राफर ने भी अच्छी अच्छी फोटो ली, ठीक है, उसमें अपन ने भी अलग अलग प्रकार से फोटो खिंचवाई, ऐसे, कभी ऐसे, कभी इस तरीके से, कभी यूं, ठीक है। अब उन सब फोटो को उनका प्रिंट निकाल के उन्होंने क्या किया, एक एल्बम बना दिया और उस एल्बम में उसे क्रम से लगा दिया। जैसे शादी का जो एल्बम होता है, सबसे पहले लगन टीके की फ़ोटो, फिर उसके बाद में तेल बिंदाई की फ़ोटो, चाक बात की फ़ोटो, फिर बारात की फ़ोटो, फेरे की फ़ोटो, उसके दूसरे दिन भी जब दुल्हन आ जाती है तो वो अपनी स्टाइल से वर और वधू दोनों अच्छी तरीके से फोटोग्राफी लेते हैं, क्योंकि वो देखते हैं बाद में यही एक सहारा है याददाश्ती का, बाकी किसी से पूछेंगे तो वो बताएगा भी नहीं। तो इस प्रकार से एक एल्बम बन जाता है। तो उसी प्रकार इन्होंने भी अपने चित्र और रेखा चित्रों की क्या बना दिए, एल्बम बना दिए। इनकी रेखा कृतियाँ, किनकी, के हैबर की जो रेखा कृतियाँ हैं वो एक लयपूर्ण है, यानी कि कंटिन्यू है, एक रिदम में है, बीच में यानी लाइन टूटी हुई नहीं है। तो रेखा कृतियाँ इनकी लयपूर्ण है, वह नाटकीय गति से सजीव है, नाटकीय गति से क्या है, सजीव है, यानी इनके जो चित्र बने हुए हैं वो एक तरीके से ऐसे हैं कि एकदम सजीव लगते हो, रियलिस्टिक लगते हो। इनकी कला पर कुछ विदेशी चित्रकारों का भी प्रभाव रहा है, जिनमें सबसे पहले आते हैं गोगा। इनकी कला पर किस किस का प्रभाव रहा, गोगा या गोग या गोगिन या गोगा, ये तीनों क्या एक ही नाम है। इनका नाम था पोल गोगिन, पोल गोगा, कुछ भी इसे कह सकते हैं। तो इनके ऊपर पोल गोगिन या पोल गोगा का प्रभाव रहा। उसके बाद में पाल सेजान, किसका, पाल सेजान का भी प्रभाव रहा, पाल सेजान, पाल गोगिन और पाल सेजान का इनके ऊपर प्रभाव रहा। इसके अलावा मातिस, यानी हावाद का जो चित्रकार था मातिस, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका पूरा नाम है हेनरी मातिस। क्या नाम है, हेनरी मातिस का इनके ऊपर प्रभाव रहा। और उसके बाद में ब्राग, इसका ब्राग, और ये ब्राग इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो होता है ना कोल, यानी अपन किसी भी कागज को, कपड़े की टुकड़ों को आदि को किसी धातु पर चिपका कर, गढ़ कर, खोद कर उसे पेस्ट करके लगाते हैं, तो क्या कहलाता है, कोलाज कहलाता है। तो इस ब्राग ने क्या किया था, कोलाज पद्धति का आविष्कार किया था। इस प्रकार से आदि का प्रभाव इनकी कला पर रहा है। अब पढ़ते हैं इनके रेखा एवं रंग योजना के बारे में। किसके बारे में, रेखा और रंग योजना के बारे में। के हैबर की चित्रों की जो रेखा और चित्रों के रंग योजना के बारे में। तो रेखा व रंग योजना, रेखा व रंग योजना। देखिए, रेखा चित्रों में काव्यात्मक लय अत्यंत प्रखर है, क्योंकि जो के हैबर है, सुनो, चित्रकार तो था ही, चित्रकार के साथ साथ में क्या था, एक कवि भी थे। क्या थे, कवि भी थे, ये कविताएं भी लिखते थे। तो के हैबर चित्रकार के साथ साथ में एक कवि भी थे। इस कारण से इनकी रेखा चित्रों में काव्यात्मक लय अत्यंत प्रखर है। इनके चित्रों में
इनके चित्रों में काव्यात्मक लय उत्पन्न हुई है। दोबारा सुनेंगे या एक बार में याद हो गया बताओ। देखिए, इनके चित्रों में काव्यात्मक लय उत्पन्न हुई है, वह रंग एवं रेखांकन पद्धति अत्यंत सुहावनी व सरल है। रंग व रेखांकन पद्धति अत्यंत क्या है? सुहावनी है, अत्यंत सुहावनी है और या फिर सुंदर है, सुहावनी है, सुंदर है एवं क्या है? सरल है। दोबारा सुनो, इनके चित्रों में काव्यात्मक लय उत्पन्न हुई है एवं इनके जो रंग और रेखांकन की जो पद्धति है वह अत्यंत सुहावनी यानी सुंदर है, चोखी है और क्या है? सरल है, यानी कि बनाने योग्य है। इनके चित्रों को अपन आराम से रेखा चित्रों को बना सकते हैं, ऐसे इतने डिफिकल्ट नहीं है। इनके प्रिय रंगों में लाल है, गहरा भूरा है। इनके प्रिय रंग कौन कौन से हैं? प्रिय रंगों में लाल कलर को ये प्रधान मानते हैं। लाल कलर के अलावा ये गहरा भूरा भी इनको पसंद था। कौन सा? गहरा कलर का भूरा। एक तो था ना लाइट भूरा और एक गहरा भूरा, तो गहरा भूरा इनको पसंद था। उसके बाद नीला, पीला, नीला कलर, नीला पीला, कौन सा? नीला, पीला और हरा। और हरा कलर में ब्लू डाल देंगे तो वो कैसे हो जाएगा? वो हो जाएगा नीला हरा। तो वो सब यानी कि पीको कलर का, तो ये सारे कलर इनको पसंद थे। ये सारे कलर इन्होंने अपनी पेंटिंग में यूज किए हैं। इनकी जो कल्पना है वह रंगों व आकारों पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखती थी। इनकी जो कल्पना थी, माइंड की कल्पना, वह इनके रंगों पर और इनके आकार जो इनके जो चित्र बनते थे उन चित्रों पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखती थी। हेबर ने रंगों के वैज्ञानिक पक्ष को लेकर रंग विधान प्रस्तुत किया था। जो के हेबर है, इसने रंगों के वैज्ञानिक पक्ष को लेकर रंग विधान प्रस्तुत किया था। जैसे कि प्राथमिक रंग लाल, नीला, पीला होता है। सेकेंडरी कलर कौन से? नारंगी होता है, हरा होता है और बैंगनी होता है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया? ये हो गया वैज्ञानिक पक्ष हो गया। तो इस प्रकार से इन रंगों का इसने क्या किया? प्रयोग किया था। उसके बाद में अपन चर्चा कर रहे हैं इनके पुरस्कार के बारे में। के हेबर को अपनी जिंदगी में कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? इनके पुरस्कार, इसके बारे में, पुरस्कार के बारे में अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। इनके पुरस्कारों में 1941 ईस्वी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। किसकी तरफ से? ललित कला अकादमी कोलकाता की तरफ से। सन 1941 में, सन 1941 ईस्वी में क्या प्राप्त हुआ? स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। स्वर्ण पदक किसकी तरफ से? ललित कला अकादमी लखनऊ की तरफ से, कोलकाता की तरफ से। ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी किसकी तरफ से? कोलकाता की तरफ से, कोलकाता की तरफ से, कोलकाता की ओर से प्राप्त हुआ। दोबारा सुनेंगे। सन 1941 ईस्वी में इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ और ये स्वर्ण पदक किसकी तरफ से प्राप्त हुआ? ललित कला अकादमी कोलकाता की तरफ से इन्हें प्राप्त हुआ। ध्यान रखना, ललित कला अकादमी दिल्ली मत लिख देना, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। के हेबर को कैप और के और कैप और कै कलकत्ता, तो ऐसे ट्रिक्स बना लो कि के हेबर को स्वर्ण पदक ललित कला अकादमी कलकत्ता की तरफ से प्राप्त हुआ। उसके बाद में 1947 ईस्वी में, जब की बात है सन 1947 ईस्वी में, यानी कि 6 वर्ष बाद में इन्हें वापिस से एक स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ और ये मुंबई आर्ट सोसाइटी के द्वारा प्राप्त हुआ। किसके द्वारा?
दोबारा कौन सा पदक मिला? स्वर्ण पदक। तो इनको 2 स्वर्ण पदक तो प्राप्त हो गए भाई। किस किस की तरफ से? पहला स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ 1941 ईस्वी में स्वर्ण पदक मिला ललित कला अकादमी कोलकाता की तरफ से, और दूसरा स्वर्ण पदक मिला 1947 ईस्वी में किसकी तरफ से? मुंबई आर्ट सोसाइटी के द्वारा मिला। किसकी तरफ से मिला? मुंबई आर्ट सोसाइटी द्वारा। अब नाम से ही पता चल रहा है मुंबई आर्ट सोसाइटी, तो ये कहाँ की होगी? मुंबई की होगी। या फिर इसका दूसरा नाम है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी भी इसे कहते हैं, कहाँ पर है? मुंबई में। तो इन्हें 2 तो स्वर्ण पदक प्राप्त हो गए। इसके बाद में भारत स्वतंत्र होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से, यानी कि सन 1947 ईस्वी में देश आजाद हो गया, तो उसके बाद में केंद्र सरकार की तरफ से प्राप्त सम्मान एवं 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार इन्हें दिया गया। दोबारा सुनेंगे। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात केंद्र सरकार की ओर से प्राप्त सम्मान इनको मिला और 25,000 रुपए का पुरस्कार भी इन्होंने जीता था अपने चित्रों के वास्ते। किसने दिया था इनको? केंद्र सरकार ने दिया था। कौन सी केंद्र सरकार? भारत की केंद्र सरकार ने। इसके बाद में सन 1955 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा भी इन्हें क्या किया? पुरस्कृत किया गया। 1955 ईस्वी में। कब? 1955 ईस्वी में किसके द्वारा? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा 1955 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी किसके द्वारा? नई दिल्ली के द्वारा। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा इनका एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया गया था। क्या प्रकाशित किया गया था? मोनोग्राफ प्रकाशित किया था इनकी पेंटिंग के ऊपर। कब किया था? सन 1955 ईस्वी में। दोबारा सुनो, ये लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी। सन 1955 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, जो कहां पर है? नई दिल्ली में है। इस अकेडमी ने चित्रकार के बल्कि चित्रों के ऊपर एक मोनोग्राफ प्रकाशित करवाया और ये मोनोग्राफ इनके रेखा चित्रों का एक प्रकार से एक एल्बम था। क्या था? एल्बम था। तो आदि प्रमुख पुरस्कार इनको प्राप्त हुए। और इसके बाद में चर्चा करेंगे इनकी प्रमुख प्रदर्शनी के बारे में। किसके बारे में? प्रमुख प्रदर्शनी। अब चर्चा करेंगे इनकी प्रमुख प्रदर्शनी। इनकी प्रमुख प्रदर्शनी कहां पर लगी? देखो, सन 1945 में और 1949 में। कब की बात है? 1945 में 1949 ईस्वी में। ये 2 बार, सन 1945 और 1949 ईस्वी में इन्होंने मुंबई में प्रदर्शनी लगाई। इसके बाद में पेरिस के कला संग्रहालय में भी इन्होंने साधु कलाकृति प्रदर्शित की। यानी कि मुंबई में भी इन्होंने क्या किया? मुंबई में 1945 में और 1949 ईस्वी में प्रदर्शनी लगाई। उसके बाद में इन्होंने एक और प्रदर्शनी लगाई। कहां पर? पेरिस में लगाई थी। कहां पर लगाई थी? पेरिस में लगाई थी। पेरिस में लगाई थी। और उस पेंटिंग का नाम था साधु। क्या नाम था? साधु नाम की पेंटिंग इन्होंने पेरिस में प्रदर्शित की थी। कहां पर की थी? ये की थी पेरिस में। उसके बाद में 1951 ईस्वी में इन्होंने पेरिस की कला प्रदर्शनी में फिर एक बार भाग लिया और वहाँ इनको पिकासो के साथ में, चित्रकार रोजर के साथ में, चित्रकार लेजेर के साथ में, आदि कलाकारों के साथ में इनको प्रदर्शनी लगाने का मौका प्राप्त हुआ। यूरोप के अन्य देशों में भी इन्होंने
काफ़ी बार प्रदर्शनी लगाई और इनकी काफ़ी अच्छी प्रशंसा रही। इस कारण से इनको भारत में और भी पुरस्कार दिए गए, यानी कि पहले वो जो पुरस्कार प्राप्त हो गए थे उसके बाद में कुछ और पुरस्कार दिए, क्योंकि इनकी प्रशंसा चारों तरफ फैल गई थी और इनके चित्रों को लोग बाग जानने लग गए थे। तो इनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया, उसके बाद में पद्म भूषण का भी पुरस्कार प्राप्त हो गया और बम्बई राज्य पुरस्कार, यानी कि मुंबई की जो सरकार है महाराष्ट्र की, उस सरकार ने इन्हें बम्बई राज्य सरकार का पुरस्कार भी दिया था। और इन्हें वर्णा शिल्पी के वेंकटप्पा पुरस्कार से भी इन्हें क्या किया, इन्हें प्रमाणित किया, यानी कि इन्हें सम्मान दिया गया। मैसूर विश्वविद्यालय के डॉक्टरेट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। मैसूर जो विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय से इन्होंने किसकी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ। यानी इतने सारे पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए। और उसके बाद में ये महान चित्रकार और कवि 26 मार्च 1996 ईस्वी को, कब है 26 मार्च 1996 ईस्वी को मुंबई में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई, 26 मार्च 1996 ईस्वी में इनकी मुंबई में मृत्यु हो गई। तो ये थे प्रसिद्ध चित्रकार के हैबर, और ये कवि भी थे, रेखा चित्र भी बनाए और काफ़ी अच्छे चित्र इन्होंने बनाया, काफ़ी अच्छा इन्होंने नाम कमाया, अच्छे अच्छे पुरस्कार इनको प्राप्त हुए। आज इनकी जीवनी को पढ़कर हम इनके चित्रों से काफ़ी अच्छी प्रेरणा लेते हैं और सीखते हैं। तो इस प्रसिद्ध चित्रकार के हैबर की जय हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।